Hello students, good morning to all of you. Now today we will discuss about the male reproductive systems. Before that we have study about the introductory class human reproductions, and the next step of this chapter, this is the male reproductive system and sequential male reproductive system, female reproductive system, gametogenesis, fertilization and so on. We are discussed in this chapter very carefully, and this one is very important topic, and for your examination point of view it's very important. So guys, take care and look here very sincerely, very carefully. Now we start the male reproductive system, in which, as we know that male reproductive systems are divided into two categories, two groups. That first is the primary sex organ and second is the secondary sex organ. ठीक है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, इसमें सिर्फ हम एक बात देखेंगे, सिर्फ इसमें एक पॉइंट होगा, और दैट इज द वन पेयर ऑफ टेस्टिस। मतलब ह्यूमन बीइंग में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन को हम इंक्लूड करेंगे, सिर्फ ओनली वन पेयर ऑफ टेस्टिस इज आवर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। एंड ये जो टेस्टिस है, वन पेयर ऑफ टेस्टिस, इसका फंक्शन क्या है, इसका वर्क क्या है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है? इसका इंपॉर्टेंस यही है कि ये प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स, इट्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स। ये गैमेट्स को प्रोडक्शन करने के लिए, इट मींस दैट द प्रोडक्शन ऑफ द स्पर्म प्रोडक्शन के लिए जरूरी है टेस्टिस। और दूसरा ये हार्मोनल सेक्रेशन करने के लिए, हार्मोन सेक्रेशन होता है। हार्मोन सेक्रेशन के इन्फ्लुएंस में स्पर्म प्रोडक्शन होता है, स्पर्म को उसमें न्यूट्रिशन प्रोवाइड होता है, स्पर्म उसमें ग्रोथ करता है, इसमें मोटिलिटी आती है, बहुत सारा फैक्टर जो मेलनेस जो आती है वो बेसिकली जो होता है टेस्टिस से हार्मोन सिक्रेशन होते हैं, और उसी की वजह से मेलनेस आती है। और उस पर्टिकुलर हार्मोन आपको बताया जाएगा, आपको आगे क्लास में बताया जाएगा। वैसे आप यहाँ भी जान सकते हैं, दैट इज द टेस्टोस्टेरोन। ये टेस्टोस्टेरोन होता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन इससे सिक्रेशन होता है टेस्टिस में। और तो दैट फर्स्ट पॉइंट इज द टेस्टिस। सेकेंड इज द सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। यहाँ हम लोग ए और बी में डिवाइड किए हैं, इसको आप ध्यान दीजिएगा। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इनटू ए, यहाँ पर ए में होगा सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, ये बी सेक्शन में हम लोग इंक्लूड करेंगे। बी सेक्शन में सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, इसमें हम फिर से दो सेक्शन हम डिवाइड करेंगे। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में हम फिर से दो, यहाँ पर हम फिर सेक्शन बनाएंगे फर्स्ट एंड सेकेंड करके। दैट इज डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स। फर्स्ट इज द एसेसरी डक्ट्स। एसेसरी का मतलब होता है, आप भी जानते होंगे, एसेसरी का मतलब होता है आवश्यक, जरूरी, जो जरूरी है, सपोर्टिंग जो हमारे डक्ट्स हैं। एसेसरी जो हमारे सहयोगी है, जरूरी है, जो डक्ट्स है, डक्ट्स मतलब नलिकाएं, जो ट्यूब्स हैं, उसी को हम डक्ट्स बोलते हैं। तो ये एसेसरी डक्ट्स हमारी कौन कौन सी होती हैं? दैट फर्स्ट इज द एपिडिडमिस। एपिडिडमिस ये पहला हमारा ये एसेसरी ऑर्गन होगा, एपिडिडमिस। ये आगे आपको बताया जाएगा टेस्टिस का, जब ब्रीफ आपको जो स्ट्रक्चर बताया जाएगा टेस्टिस का, आप स्ट्रक्चर भी दिखाएंगे आपको, यहाँ पे देख रहे हैं आप। तो एपिडिडमिस ये जस्ट बिहाइंड द टेस्टिस, बिहाइंड टेस्टिस के पीछे वाले पोर्शन, पीछे फ्रंट ऑफ में आपको टेस्टिस दिखेगा, और उसके जस्ट बिहाइंड आपको यहाँ पर आप देख सकते हैं फिगर में टेस्टिस, ये जो डिडमिस होगा, जो पोर्शन होगा यहाँ पर, ये जस्ट लोकेटेड जस्ट बिहाइंड द टेस्टिस, टेस्टिस के पीछे ये लोकेटेड होता है। और उसके बाद फिर दूसरा है हमारा वासा डिफरेंशिया। यहाँ पर आप कंफ्यूज मत होइएगा, देयर इज मोर डिफरेंस बिटवीन वासा डिफरेंशिया एंड वासा डिफरेंस। वासा डिफरेंशिया, ये वासा डिफरेंशिया जो होता है, ये दे आर द सेकंड एसेसरी ऑर्गन। ये वासा डिफरेंशिया दे आर वेरी थिन एंड कॉइल्ड ट्यूब्स होते हैं, बहुत पतली होती है, कॉइल्ड, बहुत कॉइल्डनेस ज़्यादा होती है, बहुत सारी कॉइल्ड उसमें उलझी रहती है, कॉइल्ड होती हैं, बहुत थिक होती हैं, कॉइल्ड होती हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं दैट इज कॉल्ड द वासा डिफरेंशिया। वासा डिफरेंशिया हो गया। इसके बाद ये वासा डिफरेंस, प्रत्येक ईच एंड एवरी टेस्टिस से
ईच एंड एवरी टेस्टिस से वासा एफरेंसिया कॉइल्ड होने के बाद सारे जो एफरेंसिया होती है सब एक जगह जाकर जुड़ जाती हैं, एक डक्ट बनाती है, एक ट्यूब बनाती हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं दैट इज कॉल्ड द वासा डिफरेंस। तो इसके हिसाब से अगर दो टेस्टिस है तो वासा डिफरेंस कितने होंगे? 2 होंगे, मतलब 1 पेयर। ये वेरी क्वाइल्ड वासा डिफरेंस जो होगी वो क्वाइल्ड होती है, मेनी होती है, बहुत सारी होती है, और वो सारी एक जगह इकट्ठी होकर के एक सिंगल बनाती है। सिंगल एंड 1 पेयर में 1 पेयर मतलब 1 फॉर ईच, एक के लिए, प्रत्येक के लिए एक। तो वासा डिफरेंस जो होंगी वो सिंगल होंगी और एक प्रत्येक टेस्टिस के लिए सिंगल मतलब दैट इज द 1 पेयर ऑफ वासा डिफरेंस। ठीक है। इसके बाद फिर है सेमिनल वेसाइकल। सेमिनल वेसाइकल ये जब स्पर्म प्रोडक्शन हो जाता है, इसमें प्रोडक्शन होने के बाद फिर क्या होता है, यहाँ पर स्पर्म इकट्ठा होता है और इकट्ठा होने को ये जो ऑर्गन है दैट इज द एसेसिव डक्ट्स में इसको हम इंक्लूड करेंगे, दैट इज द सेमिनल वेसाइकल। उसके बाद फिर है इजैकुलेटरी डक्ट्स। इजैकुलेटरी डक्ट्स सेमिनल वेसाइकल से एक डक्ट्स, एक पतली सी ट्यूब निकलती है जो उसको हम बोलते हैं इजैकुलेशन जिसके माध्यम से होता है। और जब इंसेमिनेशन होता है तो इंसेमिनेशन के दौरान उसी के समय ये सेमिनल वेसाइकल से होते हुए इजैकुलेटरी डक्ट्स होते हुए सीमेन जो होता है, स्पर्म होता है, वो बाहर निकलता है, यूरेथ्रा में जाता है। तो यहाँ पर फिर हम लोग आगे देखेंगे नेक्स्ट सेक्शन में, दैट इज द यूरोजेनाइटल डक्ट्स। यूरोजेनाइटल यहाँ आप लोग पहले वे लेवल पे पढ़ चुके होंगे। यूरोजेनाइटल का मतलब है यूरो मतलब यूरिन, एंड जेनाइटल का मतलब जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम दोनों में कॉमन हो, मतलब जिसमें सेमिनेशन जो स्पर्म ट्रांसपोर्टेशन करता हो और यूरिन का ट्रांसपोर्टेशन करता हो। सो दैट इज द यूरोजेनाइटल डक्ट्स। यूरोजेनाइटल डक्ट्स यहाँ पर होगी। उसके बाद क्या है एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। एक्सटर्नल जेनाइटेलिया मतलब ये बिल्कुल आउटसाइड द बॉडी, ये एक्सटर्नल जेनाइटेलिया जिसके माध्यम से इंसेमिनेशन को ये कोशिश किया जाता है, इंसेमिनेशन ये पोर किया जाता है स्पर्म को फीमेल के जेनाइटल पार्ट में इसको पोर करने के लिए एक्सटर्नल जेनाइटेलिया है। इसके बाद फिर ये सेक्शन हमारा यही समाप्त होता है। एसेसरी डक्ट्स वाला इतने सारे पोर्शन होंगे, एपिडिडमिस होगा, वासा एफरेंसिया होगा, वासा डिफरेंस होगा, सेमिनल वेसाइकल होगी, इजैकुलेटरी डक्ट होगा, उस यूरोजेनाइटल डक्ट्स होगी। इसके बाद एक्सटर्नल जेनाइटेलिया होगा। इसके बाद फिर सेकंड जो पोर्शन आएगा नंबर सेकंड हमारा एसेसरी ग्लैंड्स का। एसेसरी ग्लैंड्स ये जो डक्ट्स है, अब डक्ट्स के बाद हमारी ग्लैंड्स आती हैं, जो हमारी ग्रंथियां हैं, ग्लैंड्स उसमें कौन कौन से होते हैं, तो इट हैविंग द only two glands, that is very important glands, that first is the bulbourethral gland and second is the prostate gland। आपको प्रोस्टेट का नाम सुना होगा। प्रोस्टेट ये ओल्ड एज डिजीज होता है, जब मेल की एज अराउंड 55 की एवब जाती है तो उसको ये डिजीज होने लगती है प्रोस्टेट। बहुत से आप लोग सुना होगा कि क्या हो गया, प्रोस्टेट हो गया, प्रोस्टेट का ऑपरेशन हो गया, प्रोस्टेट की बीमारी हो गई। प्रोस्टेट का एक्चुअली प्रोस्टेट का जो सिम्टम होता है, प्रोस्टेट एक ग्लैंड होती है और जहाँ से यूरेथ्रल जहाँ निकलता है, यूरेथ्रा जहाँ सेमिनल वेसाइकल से जहाँ जो एग्जिट करती है, जहाँ निकलती है, वहीं पर वो लोकेटेड होती है। आपको फिगर में आगे दिखाएंगे कि प्रोस्टेट ग्लैंड कहाँ होती है, बेसिकली सिचुएट कैसे होती है। तो वो मटर पी जो होता है, मटर होता है, उसके दाने के बराबर उसकी साइज होती है। और ये जब ओल्ड एज जब ज़्यादा होती है, जब ओल्ड एज में 55 ईयर्स अराउंड जब उसके आदमी ऊपर बढ़ने लगता है एज में, तो प्रोस्टेट क्या होती है, प्रोस्टेट ग्लैंड की साइज ग्रोथ होने लगती है, बढ़ने लगती है। और जब बढ़ने के साथ साथ क्या होता है, ये जो यूरेथ्रा होता है, जो यूरिन की नली होती है यूरिन पास करने के लिए, तो ये क्या होता है, उसको उसके ऊपर दबाव देने लगता है, उसके ऊपर प्रेशराइज करने लगता है, जिसकी वजह से क्या होता है, यूरिन पास होने में प्रॉब्लम होती है, दर्द भी होता है और काफ़ी पेन होती है। और पेशेंट को क्या होता है, वो यूरिन करने में उसको ब्रेक होती है, मतलब धीरे धीरे वो एक बार ही चाहे तो यूरिन पास नहीं कर सकता है, उसमें ब्रेकनेस हो जाती है, वो उसका कंटिन्यूटी ब्रेक हो जाती है और यूरिन पास होने में दिक्कत होती है। तो ये सिम्टम्स डॉक्टर पूछता है, डॉक्टर जो आप जाते हैं, अगर किसी यूरोजेनाइटल डॉक्टर के पास जाते हैं तो पूछेगा आपको सिम्टम क्या है, आप दिक्कत बताइए, तो आप बताएंगे नहीं पेशाब में पूर्ति हो रही है, नहीं हो रही है, यूरिन पास करने में दिक्कत है, आपको दर्द हो रहा है, एब्डोमेन पेन होते हैं, दिक्कत है, तो समझ जाता है कि प्रोस्टेट है। फिर आप अल्ट्रासाउंड कराया था, यूएसजी कराया था, अल्ट्रासाउंड कराया था, उसमें कंफर्म हो जाता है कि प्रोस्टेट की साइज होती है वो बढ़ गई। सो इट इज अनदर मैटर। यहाँ हम लोग डिस्कस किया प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन हम फिर से रिमूव कर लेते हैं, दैट इज टेस्टिस। और टेस्टिस में इसका 2 वर्क होगा, दैट इज द प्रोडक्शन ऑफ द गैमेट्स, सेकेंड इज द हार्मोन सेक्रेशन, इसका 2 वर्क होगा, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद फिर सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में हम लोग एसेसरी डक्ट्स और एसेसरी ग्लैंड्स की बात करेंगे। एसेसरी डक्ट्स में देयर आर न्यूमरस पॉइंट्स एंड एसेसरी ग्लैंड्स में यहाँ पर हम देखेंगे तो 2 ग्लैंड्स होगी। ये इसका समराइज हो गया
ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन का ये समराइजेशन हो गया। अब हम लोग बात करते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में टेस्टिस का ये एक्सटर्नल व्यू है, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर आपको दिखाएंगे। अभी इंटरनल हम आपको बताया जाएगा, आपको टीएस का सेक्शन आपको स्ट्रक्चर बताया जाएगा कैसे उसमें होता है, उसमें कंपार्टमेंट क्या होते हैं, उसमें टेस्टिस फॉर्म में कैसे उसकी वर्क एक्टिविटी कैसे होती है, उसमें स्पर्म फॉर्मेशन कैसे होती है। लेकिन उसके बारे में टेस्टिस के बारे में थोड़ा जान लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको बियॉन्ड टॉपिक है, आपके टॉपिक में इसमें इतनी डिटेल नहीं मिलेगा चीज़ आपको यहाँ पर मैं सर्च करके देख करके आपको बता रहा हूँ, उसको आप ध्यान समझ लीजिए। सो टेस्टिस, वन पेयर ऑफ टेस्टिस एंड इट इज लोकेटेड, कहाँ लोकेटेड होता है, जस्ट आउटसाइड द बॉडी एंड द पाउच लाइक स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड द स्क्रोटम। उसको क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड द स्क्रोटम, उसको स्क्रोटम बोलते हैं, दैट इज द स्क्रोटम। ये पाउच लाइक स्ट्रक्चर, दिस इज पाउच लाइक स्ट्रक्चर एंड दिस इज कॉल्ड द स्क्रोटम, स्क्रोटम है। और स्क्रोटम, ये दो स्क्रोटम पाउच लाइक स्ट्रक्चर है, उसके बीच में एक सेप्टा आप देख रहे हैं यहाँ पर, सेप्टेशन है, मतलब दोनों के बीच में इसका सेपरेशन है, दैट इज कॉल्ड द स्क्रोटम सेप्टा, इट इज कॉल्ड स्क्रोटम सेप्टा। ये दोनों को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, सेपरेट कर रहा है, सो दैट इज कॉल्ड द स्क्रोटम सेप्टा हो गया ये। अब एक चीज यहाँ ध्यान दीजिए, एक्सटर्नल व्यू आप देख रहे होंगे कि जो टेस्टिस का स्ट्रक्चर है, टेस्टिस में स्ट्रक्चर, ये दोनों जो टेस्टिस है बिल्कुल एक दूसरे के पैरेलल नहीं है, मतलब एक दूसरे के बिल्कुल सेम साइज के नहीं है, ये साइज डिफरेंशिएशन है, यहाँ पर साइज डिफरेंस होगा। इसमें से एक टेस्टिस ये स्मॉल साइज का टेस्टिस बिग साइज का होता है, मतलब यहाँ पर ये यहाँ पर टिल्ट पोजीशन में होता है, यहाँ पर ये गैपिंग होती है, मतलब यहाँ पर ये गैपिंग है, दोनों के साइज में डिफरेंस है, दोनों के साइज में ये एक बड़ा और एक छोटा होता है। ओवरऑल जो टेस्टिस की साइज होती है वो 4 to 5 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है एंड 2 to 3 सेंटीमीटर ब्रेथ होती है, चौड़ाई होती है। सो वन टेस्टिस इज बिगर देन द सेकंड, नाउ दैट इज द स्क्रोटम सेप्टा, दैट इज स्क्रोटम। अब हम बात करेंगे उसके अंदर, सेप्टा के अंदर ये, अब हमारा जो एक्चुअल दैट इज द, दीज आर द टेस्टिस, वन पेयर ऑफ दीज आर टेस्टिस एंड टेस्टिस, इसके ऊपर यहाँ देख रहे होंगे, दिस इज द टेस्टिकुलर सैक, और टेस्टिस के ऊपर ये ऊपर एक कवरिंग होती है, एक लेयरिंग होती है, जिसको एक लेयर होती है जिसको टेस्टिस को कवर किया रहती है, उसको ढके रहती है, चारों ओर से सराउंड की रहती है, उसका नाम है दैट इज कॉल्ड एज द ट्यूनिका एल्ब्यूजिना, दैट इज कॉल्ड ट्यूनिका एल्ब्यूजिना, इट इज कॉल्ड ट्यूनिका एल्ब्यूजिना, दिस इज द आउटर कवरिंग ऑफ द टेस्टिस। ये आउटर टेस्टिस की आउटर कवरिंग होती है, दोनों टेस्टिस में, इसमें भी दोनों टेस्टिस में ये आउटर कवरिंग है, दैट इज कॉल्ड द ट्यूनिका एल्ब्यूजिना। अब हम लोग बात करेंगे, ये टेस्टिस यहाँ पर फ्री लोकेट होता तो जरूर है, बाहर आउटसाइड द बॉडी पाउच में होता है। क्या ये टेस्टिस स्क्रोटम में एकदम फ्री मूविंग करता है? नहीं, फ्री मूविंग नहीं करता है। इसके नीचे टेस्टिस में, जहाँ ये बिल्कुल लोअर पोजीशन में, एक फाइब्रस स्ट्रक्चर होता है। फाइब्रस स्ट्रक्चर आप देख लो, यहाँ पर मैंने इसको डिनोट किया है, फाइब्रस स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड द ग्यूबरनिकुला, दैट इज कॉल्ड ग्यूबरनिकुला फाइब्रस टिश्यू। ये फाइब्रस टिश्यू होता है ग्यूबरनिकुला, और इसी से क्या होता है, ये हेल्ड किया रहता है ऊपर, ये इसी के साथ इसका अटैचमेंट होता है। ये टेस्टिकुलर सैक में, टेस्टिस सैक में, मतलब स्क्रोटम में, ये स्क्रोटम में पाउच में, ये सारे क्या होता है, लगा रहता है, तो सारे ये टिका रहता है इसमें स्क्रोटम में। सो दैट इज कॉल्ड द ग्यूबरनिकुला फाइब्रस टिश्यू बोलते हैं, ये बिल्कुल हार्ड होता है, फाइब्रस टिश्यू होता है, जिसको बोलते हैं ग्यूबरनिकुला फाइब्रस टिश्यू। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पर, ये स्क्रोटम और टेस्टिस के बीच में, यहाँ पर ये जो गैपिंग एरिया आप देख रहे हैं, यहाँ पर ये गैपिंग एरिया देख रहे हैं आपको, ये एक सिलोम है, सिलोम मतलब कैविटी, गुहा इसको बोल सकते हैं, दैट इज सिलोम। ये इसमें दो तरह की कैविटी बनती है, एक एक्सटर्नल कैविटी और एक इंटरनल कैविटी। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कैविटी occurred in the testicular sac, that is the internally, that is called the vaginal coelom, वेजाइनल सिलोम इसको बोलते हैं, इंटरनली वेजाइनल सिलोम होता है, और उसके बाद वेजाइनल सिलोम के बाहर जो होती है ये एक्सटर्नल होते हैं, दैट इज द हाइड्रोसील। ये दैट इज हाइड्रोसील, मतलब यहाँ पर ये इंटरनली वेजाइनल कैविटी एंड आउटर साइड में एक्सटर्नली दैट इज द हाइड्रोसील। हाइड्रो यहाँ पर इट इज मेड अप फ्रॉम टू वर्ड्स, दैट इज हाइड्रो, हाइड्रो का मतलब है एक्वस, मतलब वाटर, एंड सिलो मतलब कैविटी। एज वी नो ऑलरेडी, हाइड्रो मीन्स एक्वस वाटर, वाटर मीडियम, एंड सिलो मतलब कैविटी,
कैविटी का मतलब एक गुहा है, एक जगह है, स्पेस है। कैविटी हम उसी को बोलेंगे जहां पर बाहर और अंदर, एक्सटर्नल और इंटरनल के बीच में कोई स्पेस बचता हो, दैट इज कॉल्ड एज द सीलोम। यहाँ भी हम देख सकते हैं टेस्टिस और बाहर स्क्रोटम, इसके बीच में स्पेस फॉर्म हो रहा है, स्पेस बन रहा है, ये गैपिंग बन रही है, दैट इज कॉल्ड द सीलोम। एंड सीलोम इज नथिंग बट दैट इज द वेजाइनल सीलोम, दैट इज इंटरनली, एंड हाइड्रोसील दैट इज द एक्सटर्नली। ये भी एक डिजीज है, जैसे प्रोस्टेट है, ये प्रोस्टेट है, उसी तरह से ये भी एक डिजीज है, हाइड्रोसील भी एक डिजीज है। और हाइड्रोसील नथिंग बट हाइड्रोसील एक बीमारी ऐसी होती है जो क्या होता है कि ये जब किसी को वुंड्स, घाव लगते हैं, चोट लगता है, जब किसी को कहीं से जर्क होता है, किसी चोट लग जाती है, तो क्या होती है, ये हाइड्रोसील होती है, एक्सटर्नल जो कैविटी होती है इसमें एक्वस वाटर मीडियम होता है, वाटर ज़्यादा फॉर्म होने लगता है, और वही वाटर फॉर्म होकर क्या लगता है, वहाँ वो इकट्ठा होने लगता है, वाटर उसका जो पानी होता है वो उसमें सड़न होने लगती है, वो सड़ने लगता है, पानी इकट्ठा होने लगता है, और वो धीरे धीरे उसकी क्या करेगा, साइज को इम्प्रूव कर लगता है, साइज को बढ़ने लगती है। अगर दोनों टेस्टिस में अगर दोनों में जर्क लगा है या फिर सिंगल में किसी में लगा है, तो क्या होती है, टेस्टिस की साइज होगी, वो स्क्रोटम की साइज बढ़ने लगती है। एक्चुअली स्क्रोटम की साइज क्या बढ़ना है, वो हाइड्रोसील की साइज बढ़ती है। हाइड्रोसील मतलब जो वाटर कैविटी है, जो वाटर का जो कैविटी है, जो उसमें जो लेयरिंग है, जो उसमें वाटर एक्वस मीडियम है, वो बढ़ने लगता है। उसमें उसकी क्वांटिटी में उसमें डिफरेंस हो जाता है, वो पहले से ज़्यादा उसमें इंप्रूवमेंट हो जाता है, तेजी से बढ़ने लगता है। इसलिए ऐसा होता है क्योंकि ये हाइड्रोसील, ये वाटर मीडियम नेचर ने इसको बनाया है, नेचर ने इसको प्रोटेक्शन के लिए बनाया कि आप जर्क, ये एक्चुअली वो शरीर से बाहर है, आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी होती है, तो शरीर से बाहर इसको रखा गया है, तो उसके लिए प्रोटेक्शन दिया है गॉड नेचर ने कि इसको प्रोटेक्ट आउट किया जाए। तो इसको प्रोटेक्शन करने के लिए एक्वस मीडियम यहाँ पर कैविटी बनाया है, और कैविटी को ऐसे यहाँ पर हाइड्रोसिल कैविटी, और बाय डिफॉल्ट अगर यहाँ किसी तरह से इसको जर्क लगता है, अगर इसको कहीं से अगर इसको दिक्कत होती है, प्रॉब्लम आती है, तो क्या होता है, इसकी हाइड्रो जो इसकी साइज होती है बढ़ने लगती है, और धीरे धीरे बिगेस्ट ज़्यादा बड़ी साइज हो जाती है। तो इसको ऑपरेट करके इसका वाटर जो होता है उसको निकाल दिया जाता है, उसको कट करके निकाल दिया जाता है। इससे फिर क्या होता है कि धीरे धीरे स्विम करके अपने ओरिजिनल शेप एंड साइज में आ जाता है। सो दिस इज द आउटर फिगर आउटलाइन ऑफ द टेस्टिस। एंड यहाँ अभी बताया आपको दैट इज द एपिडेडिमिस। ये एपिडेडिमिस इसके जस्ट बिहाइंड द टेस्टिस होता है। एपिडेडिमिस वो ऐसी एक जगह है, एपिडेडिमिस जो एक उभरा हुआ स्थान होता है, मतलब ये आप कह सकते हैं कि टेस्टिस में ऊपर के साइड में ये उभरा हुआ जगह होता है, जहाँ पर जो वासा एफ्रेंसिया होती है। अभी इसमें एक पोर्शन इंटरनली देखेंगे हम, रेने टेस्टिस आता है। रेने टेस्टिस वही पोर्शन है जहाँ पर ढेर सारी जो वासा एफ्रेंसिया होती है, क्या होती है, वो क्वाइड फॉर्म में यहीं पर इकट्ठा होती हैं, और फिर यहाँ से निकलती हैं सिंगल फॉर्म निकलती हैं, वासा डिफरेंस ग्रुप निकलती हैं, और ये चली जाती है किसमें, एब्डोमेन चली जाती है, एब्डोमिनल कैविटी चली जाती है। यहाँ हम लोग देखेंगे यहाँ पर एक कैनाल फॉर्म हो रही है, जिसकी कैनाल से होते हुए जो हमारी वासा डिफरेंस होती है वो इंटर करके हमारा एब्डोमेन जाती है, और ऊपर यहाँ पर यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर वो सेमिनल वेसिकल ब्लैडर के जो स्पर्म होता है वो इकट्ठा होता है। यहाँ पर एक कैनाल जो फॉर्म होती है, इसका नाम है इंक्विनल कैनाल। इंक्विनल कैनाल, INQUINAL, इंक्विनल कैनाल इसको बोलते हैं। इंक्विनल कैनाल के माध्यम से, इंक्विनल कैनाल के सपोर्ट से जो हमारे वासा डिफरेंस होती है वो निकलती है, और इसी इंक्विनल कैनाल के माध्यम से ही एक इसमें जो ब्लड की सप्लाई है, नर्व्स की सप्लाई है, जो सारी जो वाइटल सप्लाई जो होनी चाहिए बॉडी को लाइन रखने के लिए, जो पार्ट्स को लाइन रखने के लिए, वो सारी एक्टिविटी इसी इंक्विनल कैविटी से होती हुई आती है। और ये एक ऐसी कैविटी है जिसके माध्यम से इसमें आर्टरीज, वेन्स, नर्व्स, ये वासा डिफरेंस, ये सारी इसी से होते हुए इसमें इंटर करती हैं, इसमें एग्जिट करती हैं, सारी इसी से होते हुए आती जाती हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ये सप्लाई होती है, बहुत इंपॉर्टेंट कैनाल होती है, जिसका नाम है इंक्विनल कैनाल। और इंक्विनल कैनाल अगर इसमें भी अगर जर्क लगता है, इसमें अगर चोट लगती है इसमें, इसीलिए मेल्स कभी रियलाइज कर सकते हैं इसको। अगर कभी किसी को चोट लगती है, कभी कहीं खेलने में या इस तरह से कभी खेल कूद में या किसी गाड़ी घोड़े से या किसी भी
तरह से उसको कहीं से अगर उसको जर्क महसूस होता है तो वो धीरे कैसे आपको एहसास होता है कि चोट लगी है, इसलिए क्योंकि इंक्विनल कैनाल के माध्यम से आप इसमें आपको आर्टरीज भी आ रही है, आपको इसमें वेन्स भी आ रही है, इसमें नर्व्स भी आ रही है, सारी सप्लाई इसमें आ रही है। और सप्लाई आने के साथ साथ तभी आपको पता चलता है जो सेंसरी मोटर नर्व्स होती हैं जो मैसेज को ले आती है आपको ब्रेन तक, स्मॉल कार्ड तक पहुंचाती हैं। तो ये हमको इसी के माध्यम से पता चलता है कि इसमें नर्व्स की सप्लाई होती है और जिसको जर्क महसूस होता है, आपको यहाँ चोट लगती है तो हमको ऐसा एहसास होता है। So guys, this is the outline of the male reproductive systems. One more times, that is the primary sex organ. Primary sex organ हम लोग बात करेंगे सिर्फ only testis, one pair of testis. That is function of production of gametes. And second is the hormonal secretion. दूसरा है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन हम दो सेक्शन करेंगे, एसेसरी डक्ट्स की बात करेंगे। एसेसरी डक्ट्स में हमारा एपिडेक्टिस हो गया, वासा एफ्रेंसिया होगा, वासा डिफरेंस हो गया, सेमिनल वेसिकल हो गया, एजेकुलेटरी डक्ट हो गया, यूरोजेनिटल डक्ट हो गया, एक्सटर्नल जेनिटलिया हो गया। उसके बाद एसेसरी ग्लैंड्स, हम लोग दो ग्लैंड्स की बात करेंगे, दैट इज द बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड्स और दूसरा जो होगा हमारा प्रोस्टेट ग्लैंड होगा। प्रोस्टेट ग्लैंड ये सारे आपको डिटेल में आपको आगे बताया जाएगा अभी स्टेप बाय स्टेप। हम यहाँ पर टेस्टिस में देखेंगे, टेस्टिस का ब्रीफ स्ट्रक्चर है, टेस्टिस को ये आउटर स्ट्रक्चर में कर सकते हैं। इंटरनली हम लोग टीएस इसका देखेंगे, उसमें कंपार्टमेंट कैसे होते हैं, इसमें सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स कहाँ होती हैं, उसमें लीडिंग सेल्स कहाँ होती हैं, सेल्स ऑफ सर्टोली कहाँ होती है, उसमें एक्सटर्नली इंटरनली क्या सिस्टम होता है, आगे हम देखेंगे इसमें। ये इसका हम लोग आउटलाइन में देखेंगे स्ट्रक्चर का। स्ट्रक्चर के बारे में आपको डिटेल में बताया गया, सारी चीजें बताई गई। ये फाइब्रस कौन सा है, किसके माध्यम से टेस्टिस यहाँ जुड़ा रहता है, कैसे यहाँ हैंग किया रहता है, इसके बाद इसकी बाहरी स्ट्रक्चर क्या होती है और ये हाइड्रोसेल के बारे में आपको बताया गया। ये सारा आपको डिटेल में बताया गया। इंक्विनल कैनाल के बारे में क्या है कि ये इंपॉर्टेंट कैनाल होती है जिसके माध्यम से इसमें आर्टरीज, वेन्स और नर्व्स की सप्लाई होती है और इसमें उसके बाद वासा डिफरेंस इसी से एग्जिट करके हमारे सेमिनल वेसिकल में जाती है और वहाँ पर सीमेन इकट्ठा होता है, स्पर्म इकट्ठा होता है और रिप्रोडक्शन के टाइम में उसको इजेकुलेट होकर के उसमें सपोर्ट करता है। सो फॉर टुडे दैट इज सफिशिएंट एंड our next topic will be the female reproductive organs. So guys, you have to have learn, you have to have revise and read our next topic. So thank you.